हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल की और बिलखसूस अपोजिशन इत्तेहाद PDM की, कि जिनकी जानिब से अचानक आम इंतखाबात कराने का मुतालबा सामने आया है। और साथ में आज भी उनकी एक बैठक थी इस्लामाबाद के अंदर, अगरचे वो बैठक परवेज़ मलिक साहब जो नून लीग के रुकन कौमी असम्बली है, उनके अचानक इंतकाल की बायस मुलतवी कर दी गई, एक हफ़्ते के लिए मौखर कर दी गई। और इस बैठक के अंदर बुनियादी तौर पे अगले लाएअमल के हवाले से कुछ फ़ैसले करने थे। बहरहाल PDM ने 16 अक्टूबर को फैसलाबाद के अंदर एक जलसा कराने का भी ऐलान किया है। नाजरीन, अब देखना ये है कि ऐसे में कि जब PDM के फ़ोरम से आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराने का मुतालबा किया जा रहा है, ख़ुद इस इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात नून लीग एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। और एक जो बयानिया है, दो तरह के बयानिए गोया कि एक बयानिया 2023 से पहले उसको एक तरह से मुंतखब करने का भी चैलेंज दरपेश है। साथ में हम नाज़रीन ये भी देखते हैं कि इससे पहले ख़ुद नून लीग की जमात आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराने की मुखालफ थी, बल्कि मुस्तक़बिल करीब में उनका मुतालबा ये था कि मुल्क के अंदर एक कौमी हुकूमत तश्कील देनी चाहिए और वो कौमी हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात से लेकर दीगर इंतज़ामी अमूर तय कर उसके बाद फिर इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन अचानक उन्होंने अपने इस स्टैंस के अंदर तब्दीली लेके आई हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो PDM के फ़ोरम से ये ज़रूर मुतालबा हो रहा है, लेकिन ये मुतालबे की जो टाइमिंग है नाज़रीन, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो मुल्क के अंदर इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ़ कराना चाहती है, बैरून मुल्क मुकीन पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना चाहती है, और उससे बढ़ के नैब कवानीन के अंदर भी तब्दीलियाँ लाना चाहती है, जिसके हवाले से एक ऑर्डिनेंस का इजरा तो कर दिया गया है, लेकिन साथ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह कहा है कि वो मुश्तरका इजलास बुलाने जा रही है पार्लिमान का, जिसमें इन तरामीम को मंजूर कराया जाएगा। तो नाज़रीन, आज हम देखते हैं कि PDM के फ़ोरम से जो मुतालबा हुआ है, क्या नून लीग की जमात इस मुतालबे को लेकर अगले इंतखाबात जो कबल अज़ वक्त होने का करार है मुतालबा कर रहे हैं, क्या उसके लिए वो तैयार भी हैं? और इस दौरान उनका जो पार्टी के अंदर एक बयानिए की जंग है, वो क्या ख़त्म हो जाएगी और कोई एक किसी बयाने पे मुत्तफ़िक हो जाएगी जमात? और साथ में आने वाले वक्तों में अगर PDM का फ़ोरम फिर से मुतहर्रिक होता है और मुल्क के अंदर जलसे जुलूस होते हैं, लॉन्ग मार्चेस होते हैं, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो महंगाई को लेके यकीनी तौर पे बड़े तनकीद का शिकार हो रही है, क्या वो जमात आगे चल के नर्वस हो सकती है? इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ पैनल हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे राना तनवीर हुसैन साहब, आप चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ मौजूद हैं। उनके साथ जी उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। और उनके साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। राना तनवीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ क्यों ना आपसे किया जाए। सर, आज अगरचे इजलास होना था लेकिन नहीं हो पाया, मौखर कर दिया गया एक हफ़्ते के लिए PDM का, बट जो कल लाहौर में बैठक हुई उसमें तो वाज़े तौर पे ये कह दिया गया है कि मुल्क के अंदर फौरी तौर पे आम इंतखाबात कराए जाएँ। सर, इससे पहले हमने देखा है PDM का फ़ोरम के जो इससे पहले कहीं तगड़ा था, पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा थी, ANP भी हिस्सा थी, जलसे हुए, जुलूस हुए, उस वक्त तो आप हुकूमत को गिरा नहीं सके, कुछ उनके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किलात पैदा नहीं कर सके। तो अब की बार आपके मुतालबे को कोई तरह संजीदा लिया जाए सर, ऐसा क्या होने जा रहा है? देखिए, शुक्रिया। मैं एक तो आपको बात बताऊं कि मैंने सारी आपकी गुफ्तगू सुनी। जो पीछे की बात है कि जब पहले PDM थी, जब PDM बनी और PDM के जो हमने एक चार्टर बनाया, इस पर साइन भी सभी पार्टियों ने की, वो तो बड़ा क्लियर कट एजेंडा था, तो एक ही पॉइंट के गिर्द घूमता था कि हमने इस
गवर्नमेंट से जिस तरह की भी जो नलायक और एक तारीख की मैं समझता हूँ कि नाकाम तरीन हुकूमत है हर हवाले से, वो लंबी बात हो जाएगी, हर शोबे का हम जिक्र करें या महंगाई का जिक्र करें, तो उस हुकूमत से जान छुड़ाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये अपोजिशन की फ़र्ज़ है कि जब मुल्क और कौम पे इस किस्म के हालात पैदा कर दिए जाएँ, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, मौजूदा गवर्नमेंट, तो फिर अपोजिशन लाजमी उसको एक लाएअमल बनाना पड़ता है जिससे उस गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए। जब मुल्क का नुकसान हो रहा हो और कौम को 2 वक्त की रोटी ना मिल रही हो, तो इसलिए ये प्रोग्राम बना, जिसमें बड़ा एक वाज़िया और बड़ा एक प्लान के साथ प्रोग्राम था कि मोबिलाइजेशन की जाए, उसके बाद लॉ मार्च किया जाए, धरना दिया जाए और रेजिग्नेशन दिया जाए, जिससे सभी ने इत्तेफाक किया, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी जो और ANP जो हमें छोड़ गए थे। पीपल्स पार्टी ने भी अपने मेंबर्स से इस्तीफे लिए, हमने भी लिए, सारी पार्टीज़ ने लिए जो असम्बली में थी। तो ये तय था कि ये हम देंगे, रिज़ाइन देंगे। तो 160 के करीब अगर कौमी असम्बली से रिज़ाइन दिए जाते तो मेरा ख्याल है कि ये सस्टेन नहीं कर सकते थे। जब भी वो उन्होंने सोच अपनी बदली पार्टी ने, उस पर हमें एक सेटबैक आया। लेकिन अब जो उनके अलावा पीपल्स पार्टी के, क्योंकि एक प्रोग्राम था, वो उस तरफ ना गया, अगर गया होता, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सोच के मुताबिक अमल किया होता, तो आज ये शायद गवर्नमेंट ना होती। लेकिन अभी जो हमने दोबारा काम शुरू किया है, उस पर यकीनी तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जो उस वक्त हालात थे, उससे भी पाकिस्तान में बुरे हालात हुए हैं, और उससे भी जो पाकिस्तान की अवाम है, उनकी जो हालत ज़ार है, जो उसको 2 वक्त की रोटी है, बिल हैं, या जो महंगाई इस वक्त कमर तोड़ महंगाई है, कमर तोड़ जानलेवा महंगाई है, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त ज़रूरत समर की है कि हमारा फ़र्ज़ है आवाज़ बुलंद करें और लोग उसमें शामिल होंगे, और मैं समझता हूँ इस दफ़ा इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, ये आप यकीन रखें। क्योंकि पाकिस्तान इस तरह एक एक दिन जो बारी है पाकिस्तान पे इस गवर्नमेंट का, इस तरह नहीं चल सकता। ना पाकिस्तान को इस तरह कमज़ोर होता हुआ देख सकते हैं, ना दुनिया में तनहा होता हुआ देख सकते हैं, ना जो लोग एक आम आदमी हैं उनकी जो हालत हुई हुई है वो आपके सामने है। आप हो, मैं हूँ, हमें भी पिंच है। जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उनको भी एक पिंच महंगाई की है, बिलों की है, पेट्रोल की कीमत है, हर तरफ से। ये नहीं कि कोई एक चीज़ से कोई वो पिंच है या तकलीफ है, हर मामले पे, चाहे बिल हो, यूटिलिटीज़ बिल हो, चाहे रोज़मर्रा के दूसरे फूड आइटम्स हों, वो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है, परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है लोगों की। तो अब मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हाई टाइम कि हम आगे बढ़ें और लोगों की आवाज़ बने, और इंशाअल्लाह ताला वो बनने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप तसल्ली रखें, अल्लाह ताला इस दफ़ा हमें कामयाब करेगा, और इस नलायक फाशिस्ट गवर्नमेंट से जो गैर जमहूरी, मैं समझता यही मामला मैं ज़रा ओन अब्बास साहब की तरफ लेके चलता हूँ। ओन साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है इनफैक्ट कि मुल्क के अंदर तारीखी महंगाई है, PDM कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना वो आपको टफ टाइम दे सकती है, बट सर इन मसाइल से तो छुटकारा अभी तक अवाम नहीं पा रही, रादर महंगाई की दलदल में कहीं धंसते जा रहे लोग सर। तो अगर सूरत हाल ये रही तो मेरा ख्याल है फिर PDM की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग कहीं सड़कों पर खुद ना निकल आएँ। तो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ज़रूर ये कहते हैं घबराना नहीं है, माफिया के खिलाफ कोशिशें हो रही हैं, बट सब जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसमें तो नज़र ये आ रहा है कि हर रोज़ चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, बेहतरी की तरफ तो कोई चीज़ें नहीं बढ़ रही अभी तक। जैसे कि मेरे ऑनरेबल मेरे सीनियर ने कहा जी कि ये हमारे खिलाफ निकलेंगे, और उन्होंने दुआ की, अपने हक में खुद दुआ की, तो दुआ तो करनी चाहिए, लेकिन ये है कि वो बहुत सारे दूसरे मामलात होते हैं। आप थोड़ा सा ना इसको हिस्टोरिकली वैसे ना शिराजी साहब स्टडी करें कि 3-3.5 साल पहले जब PDM निकल के कश्मीर हाईवे पे आई थी, जब मौलाना फजल रहमान लेके आए थे, तो तमाम बाकी जमातें मौलाना साहब के अलावा, क्योंकि मौलाना साहब तो स्ट्रीट पावर के मास्टर हैं, क्योंकि उनको तो तलबा मिल जाते हैं मदरसों से, तो सारे शाम को 7 बजे आया करते थे एक लाइव तकरीर करने के लिए। बिलाल भुट्टो जरदारी भी आते थे, और कभी कभार शरीफ खानदान से शहबाज शरीफ भी आ जाया करते थे। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और उस वक्त भी जब इनसे टॉक शोज पे पूछा जाता था कि हजूर ये बताइए कि आपका रीज़न क्या है,
एक वो मुदल्लिल रीजन होता है ना कि जी आपका एजेंडा क्या, क्यों गिराना चाहते हैं, तो एंड पे कहते हैं जी बस इमरान खान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फेयर इनफ, 3 साल के अंदर पीडीएम भी पाश हो गई, बल्कि पाश क्या होना था, पीपल्स पार्टी निकल गई और नून लीग खुद जो है ना वो अपना डिवीजन का शिकार होना शुरू हो गई। अब दोबारा जाके 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब और फजल रहमान ने एक और नया प्लान बनाया, और मैं इस प्लान को ऐसे कहता हूं कि ये शहबाज शरीफ का दोगला प्लान है, ये उनकी मुनाफिकाना पॉलिसी है। और इसका मकसद यकीन जानिए, हम टारगेट नहीं है, इसका मकसद सिर्फ मुस्लिम लीग पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के वो धड़े जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को फॉलो कर रहे हैं, उनको मरियम बीबी से तोड़ के अपने पीछे लगा। और उसकी रीजन बड़ी, बस की रीजन बड़ी है। साहब, मुल्क के अंदर महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है सर? इस बात को तो तस्लीम करें ना। एक सवाल पहले पूछ लें, फिर दूसरे पे आ जाता हूँ, महंगाई आपको भी राजी कर लूंगा सर। आप पहले जरा राणा साहब का जवाब दे रहे सर। सो पॉइंट ये है कि उन्होंने प्लान बनाया कि जो मरियम बीबी के पीछे लोग खड़े हैं, उनको पीछे लगाने का तरीके के पीडीएम को लाइव किया जाए, जलसों में जाया जाए। जिन जलसों पे मरियम नवाज शरीफ जाती थी, अब शहबाज शरीफ ने उन जलसों पे जाना है, ताकि मरियम बीबी की जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है, एक क्लाउट है, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। और क्योंकि मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के साथ स्ट्रीट पावर नहीं रखती, तो फजल रहमान को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका है ताकि जलसों में वो 5-2-4 हज़ार तुलबा वहां पे आ जाए। ये तो हो गया उनका प्लान। अब महंगाई के हवाले से शिराज साहब आपको अर्ज कर देता हूं, महंगाई है, मैंने कब कहा है महंगाई नहीं है, लेकिन आपने कभी दुनिया की खबरें भी ली हैं। सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे वो मेरे ऑपोजिशन के दोस्त हो, मीडिया के दोस्त, वो दुनिया की खबर कभी भी आवाम को नहीं बताते। किसी ने आज तक ये बताया कि इस वक्त लेबनान के अंदर, मैं लेबनान की बात कर रहा हूं, वहां पे टोटल ब्लैकआउट है, बिजली बंद हो चुकी है, मुल्क में बिजली नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, लाइट खत्म, डीजल खत्म, कोल खत्म, वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन खत्म हो चुका है। चाइना ने 30% अपनी जो इंडस्ट्रीज है जो कोल से चलती थी वो बंद कर दी है। मैं आपको इस तरह की 10,000 एग्जांपल, 40-50-60 लाख का मुल्क कहां, 22 करोड़ का मुल्क, सर क्या कंपैरिजन ड्रा कर रहे हैं? कनाडा चले चलते हैं, कनाडा चले चलते हैं। 2008 के डिप्रेशन के बाद 2021 का महंगा तरीन पेट्रोल इस वक्त कनाडा में कर दिया है और कनाडा की आवाम सड़क पे आ गई है। इस वक्त यूके में 8 लाख घर ऐसे हैं जिनमें बिजली मौजूद नहीं है। मैं दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों का बता रहा हूं कि एक महंगाई का तूफान पूरी दुनिया में आ चुका है। कोई डॉलर मैंने या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने $85 का नहीं किया, जो पिछले आज से 1 साल पहले $60 मुझे छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं जरा ब्रेक लेके वापस आता हूं। यकीनी तौर पे आई होगी, बट जिस तरह हर रोज पाकिस्तान के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं, शायद ये आलम कहीं और ना हो। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जो अब्बास साहब ने भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है कि बुनियादी तौर पे ये शहबाज शरीफ साहब पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज कोई कहानी नहीं है। तो ये पूछते राना साहब से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। राना साहब आपकी तरफ आऊँगा। ब्रेक से पहले सर आप अब्बास साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत वक्त के लिए कोई परेशान कुन बात नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी के अंदर टेक ओवर की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों को कॉर्नर कर रहे हैं कि शायद जो उनके ख्याल में मरियम नवाज साहबा के साथ या बाकी किसी डिफरेंट लाइन को लेके चल रहे हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए ओन साहब जो है ना, मैं एक बात बताऊं, बड़े आर्टिकुलेट होते हैं और लॉजिकली बात करते हैं, लेकिन पहली दफ़ा मैंने दोनों पॉइंट जो महंगाई पे हैं और इस पे शफाफ इलेक्शन का जो हमने मुतालबा इमीडिएट किया है कि वो बाहर निकलेंगे और वो तोड़ेंगे। यार मुस्लिम लीग नून का शहबाज साहब हो, मरियम बीबी हो, हमजा साहब साउथ में गए हैं, उनका आपने देखा जलसे जिस तरह के हुए हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लिंक किस तरह इन्होंने जोड़ा है। ऑनेस्टली मुझे अभी तक नहीं मैंने रजिस्टर हो रहा कि ये बात वो जलसों में जाएंगे और वो तोड़ेंगे क्राउड। मरियम बीबी का अपना उसका डायनेमिक है, क्राउड पुलर है, उनकी तरीक़ेकार जो स्पीचेस हैं लोग पसंद करते हैं, लेकिन मुझे रियली दूसरा महंगाई की इन्होंने बात की। आप मुझे बताएं, वो तकरीरें सिर्फ जोशीरी नहीं है बल्कि इंटायरली डिफरेंट है ना। जो बात मियाँ शहबाज शरीफ करते हैं वो मुख्तलिफ है जो मरियम साहबा करती हैं। लोग यही तो कहते हैं सर, और फिर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग कहते हैं कि पार्टी के अंदर 12 इख्तलाफात तो हैं क़यादत में। मेरी बात सुन लें, कई दफ़ा हम क्या क्या के थक गए हैं, टीवी पे भी मीडिया वालों से गुजारिश की है कि हमारा मकसद क्या है, तरीका अंदाज़े बयान
मकसद हम बयान कर चुके हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी, आगे उसका निकाले मतलब कि जी आइन और कानून की पासदारी, अपना अपना काम करना चाहिए। आगे हम करते हैं वोट को इज्जत दो, एक साफ शफाफ इलेक्शन बगैर किसी मुदाखलत के हो, और यहाँ जिसको वोट मिले उसका निकले, और जो लोग जिसको वोट दे उसकी गवर्नमेंट बने। तो इसका किसी को भी ना किसी के मुंह से आपने दूसरी कोई बात सुनी है ना। दूसरी बात रही कि आप जो बात कर रहे हैं कि जी साफ शफाफ इलेक्शन की, कि पहले हमने कौमी हुकूमत कभी भी हमने नहीं मानी। हमने हमेशा कहा कि एक साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, और जिसको वोट मिले, पीटीआई को मिले, नून को मिले, किसी को मिले, वो आगे गवर्नमेंट बनाए। अब रही महंगाई की बात, लंदन में ये हो गया, यूके में भाई 8 लाख उनके ड्राइवर उनके ब्रेक्सिट की वजह से जो यूरोपियन यूनियन के वहां से निकाल दिए गए, वो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का मसला आ गया। आपने भाई कनाडा की बात करते हो या चाइना की, कोयला पे तो उन्होंने पोल्यूशन से वो शिफ्ट हो रहे हैं कोयले से दूसरी चीज़ों पे, ताकि एनर्जी वो पोल्यूशन कम हो। ये चीज़ें खुदा के लिए इस तरह लोगों को ना बताएं। लोगों को वैसे काफ़ी पता भी है, लोगों का ज़हन में ये ना करें। आपने अगर परचेजिंग पावर किसी मुल्क की ज़्यादा है, बांग्लादेश की, इंडिया की, भाई अगर आप महंगाई करेंगे तो परचेजिंग पावर भी तो बढ़ाए ना लोगों की परचेजिंग पावर। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो असल मसला क्या है, लेट्स प्रज्यूम के महंगाई आपको करनी पड़ती है, जो कि बहुत आपने प्रोपोर्शनली नहीं की, आपने बहुत ज़्यादा कर दी है, बहुत ज़्यादा कर दी है, हमें पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह कि परचेजिंग पावर तो लोग करें ना। परचेजिंग पावर तो वही है, 20,000 15,000 आमदन है, बिल आप भेज रहे हैं 10,000 के 7,000 के, उनको बिजली के गैस के बिल नहीं दे सकते, पेट्रोल वो मोटरसाइकिल के नहीं दिलवा सकते। किस तरह की हम सब बातें कर रहे हैं। इस तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठ के जो आप डिस्कशनें आपस में करते हैं ना, और कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब उस वक्त फेल हो गए। भाई हमने उनको ये कहा था कि ये आपने अपनी ज़ाती तौर पे एक फैसला किया है, आपने एक जलसे किए, वहाँ पे अनाउंस कर दिया। अब हमारे पास आप आते हैं कि जी मैंने ये फैसला किया, आप हमारे साथ चलें। हमें 2-3 महीने चाहिए मोबिलाइजेशन के लिए, जो कि आपने नहीं टाइम दिया। आप महीने की बात कर रहे हैं। हम आपको वेलकम करेंगे, रिसेप्शन देंगे, और आपको इस्लामाबाद तक छोड़ेंगे। आगे हमारे पास अभी मोबिलाइजेशन नहीं है। उन्होंने कहा जी मुझे आपसे यही इतनी मदद चाहिए, और हमने उनको रिसेप्शन दी, बेहतरीन सर्विस मैं अपने हल्के में मैंने दी है। आप रिकॉर्ड निकलाने एक लेकिन राना साहब अब हो गई आपके पास, अब हो गई है क्या आपकी बार आप साथ हैं और आप फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं? मुझे आवाज़ आपकी क्लियर नहीं, मैं समझ नहीं सका, लेकिन इस बार हम इंशाल्लाह ताला, मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपकी बार आपकी तैयारी है, क्योंकि आपकी बार तो खुद शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं ना कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाए, मौलाना साहब भी आपके साथ हैं। तो आपकी बार मॉरल सपोर्ट से फिजिकली पे आ गए कि अब आप साथ आएंगे और फाइनल राउंड खेलेंगे? बिल्कुल, हम निकले हैं, हम मोबिलाइज कर रहे हैं, फिर हम मार्च भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। इस दफ़ा हम अर्ली इलेक्शन लेके इंशाल्लाह रहेंगे, क्योंकि अवाम अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरा, आप बात की कि आपकी इलेक्शन की, और इन्होंने बात की दूसरे के हमारे नारे जो हैं, हमारा हम नज़रिए की जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हुए इलेक्शन की तैयारी कर, इलेक्शन तैयारी है। कोई अवाम नहीं हमारी पार्टी में, हमारे कैंडिडेट तैयार हैं, हमारी सारी तैयारी तैयार है। इंशाल्लाह ताला इनको देखेंगे कि किस तरह इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त होती है या किस तरह उनका असर होता है। हम भी आखिर हल्कों में रहते हैं, पता है क्या लोग तो हमें जरूर पॉइंट टेकन सर। मैं यही आर्गूमेंट में लेके चलता हूँ। जरा थोड़ा सा सर ऑन अब्बास को भी जरा एंगेज करें। ऑन साहब, इनफैक्ट राना साहब की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा है कि जी आप कांट कंपेयर और एप्पल विद ऑरेंज। वहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स नहीं है यूके में, को वहाँ पे एनर्जी का बहरान बना है, आप कह रहे हैं वहाँ पे शायद महंगाई हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। या वो कह रहे हैं कि अगर आप महंगाई कर भी रहे हैं IMF के कहने पे, तो लोगों की परचेजिंग पावर तो बढ़ाएं, लोगों की कोई तनख्वाहों में, उनकी आमदन में भी तो इजाफा करें। आमदन वही आपने रखी हुई है, बोझ ऊपर डाले जा रहे हैं। सर वाकई ये तो एक आर्गूमेंट है जिसका जवाब हुकूमत के पास मेरे ख्याल में नहीं है। ओके श्रेय साहब, आप महंगाई को डिस्कस करेंगे, पॉलिटिक्स को साइड पर कर देते हैं। मैं आपको एक आर्गुमेंट देता हूं और जुड़ी है दोनों चीजें।
मैंने नहीं, आप एक बात कर लेना, दूसरा जिस तरफ जाना है वो बता दें, जिस रास्ते पे चलना है मैं उधर चला जाता हूँ पहले। फूड एंड अच्छा एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है अच्छा यूएनओ, अच्छा बताएं। उसकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ की जी, उसकी परसों एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में उन्होंने डाटा दिया है कि दुनिया में 2011 के बाद 2021 में 10 साल के बाद 32% महंगाई, और उसका जो बेसिक उन्होंने पॉइंट बनाया, जो महंगाई का एक्सपेंसिव पॉइंट बनाया, वो 130 बेसिस पॉइंट्स बनाए। उन्होंने कहा जी महंगाई हो चुकी है, और उन्होंने कहा दो मेन वजूहात है। एक, तेल अच्छा की कीमतें जो कि दुनिया में इस वक्त तकरीबन उनके हिसाब से 60% बढ़ी है पिछले सिर्फ मंथ ऑन बेसिस पे 6 महीने के अंदर, 60% सर, नॉट टू एक्शन। और उसने कहा जी दूसरी जो तेल है वो है कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जो उन्होंने कहा तकरीबन 100% से ज्यादा बढ़ चुका है। $500 पर मैट्रिक टन के ऊपर आरबीडी पाम ऑयल बनता था, आज वो $1200 है, जिससे आगे घी बनता है। सो दुनिया की जो महंगाई है शिराज साहब, याद रखिएगा, हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हम सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो बिजली के लिए तेल हो, चाहे घी के लिए आरबीडी पाम ऑयल हो, चाहे आपकी दालें हो, चाहे आपकी जो भी मैक्सिमम चीजें, वो सारी हमारी इंपोर्टेड होती हैं। जैसी दुनिया में महंगाई, आपके पास भी महंगाई आएगी। अब इस वक्त महंगाई पूरी दुनिया को लपेट के बैठी है। परचेजिंग पावर बढ़ाना, देखो उसमें दो तरीके होते हैं सर। एक तो तनख्वाहें बढ़ानी शुरू कर दें कि जितने जनाब आपके सरकारी इदारे हैं उन सबको 100% उनकी तनख्वाहें बढ़ा दें, उससे आपकी एफिशिएंसी कहां से आएगी। दूसरा तरीका है कि आप अपने सेक्टर्स को थोड़ा ग्रूम करें, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बूम हो, आपकी कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है वो बूम में आना शुरू करे, आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ट्रेवल करना शुरू कर दे। ये सारे काम आप देखिए पिछले 3 महीने के, मैं सिर्फ फिगर दे देता हूं, सिर्फ एग्रीकल्चर में हम जो कहते हैं, बार बार कहते हैं, जिसके ऊपर मेरे सारे नून लीग के दोस्त बार बार एतराज करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसान खुशहाल है। हाँ, मैं समझता हूं अर्बन एरियाज में जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं वो डिस्टर्ब जरूर हैं, लेकिन किसान खुशहाल है, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि उनको पहली दफा अगर गंदम 1800 मन के हिसाब से वो बेच रहा है, या गन्ना 300 रुपए मन के हिसाब से बेच रहा है, या मकई 1700 रुपए मन के हिसाब से बेच रहा है, या चावल 2600 रुपए मन के हिसाब से बेच रहा है, तो ये रेट भी उसको नहीं मिले। तो एक जगह पे हमने एक सेक्टर तो कम से कम एडजस्ट कर दिया। फिर हम शहरों की तरफ आते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो इस वक्त पैकेज दिया गया है वो कभी भी नहीं दिया, क्योंकि हम समझते हैं ये वो इंडस्ट्री है जिससे 27 के करीब ज्यादा इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होगी। सो गवर्नमेंट अपने तय सब कुछ कर रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी तो कहाँ जा पहुंचे, जो 90 हजार रुपए सरिया टन, वो अब 1,70,000 का हो गया। उन सब, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से मैं वापस आता हूं तो कुछ इंतखाबी इस्लाहात, नैब कवानीन के अंदर तरमीम, वो मामले को भी डिस्कस करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। राना साहब, इनफैक्ट इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरमीम, सर आपका मुतालबा भी था, अब हुकूमत इस मामले पे संजीदा है, तो बेहतर है कि इलेक्शन से पहले ये मामला भी निपटा दे सर। रादर ये है कि ऐसा ना हो कि कल को फिर इलेक्शन हो इसी निज़ाम के तहत और फिर रोना रो रहे हो कि जी धांधली होगी। सर एक अच्छा मौका इसको अवेल करें। मैं आपसे बिल्कुल 101% इत्फाक करता हूँ, लेकिन इशू ये है जिसको शायद ये किसी और अंदाज में पीटीआई वाले कुछ मामला को गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, इनका जो मैं इनकी बात करने लगा हूँ, ये कहते हैं हम ये काम इसलिए कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला, जो एक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी है, और एक ऐसा इलेक्शन जो जिसमें कंट्रोवर्सी या मुतनाज़ा इलेक्शन ना हो, जिस तरह पास में होता रहा। जो हारता है वो कहता है जी मैं नहीं मानता, तो मैं भी समझता हूँ ये होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है मुल्क में, क्योंकि उसके साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस या माशी तरक्की या मामला जुड़े हुए हैं। लेकिन मसला ये है, ये काम आप अगर मैं चीज़ें पॉइंट बताने लगा हूँ साहब को, पहले तो अगर मेरी नीयत एक अच्छे काम की है, साफ शफाफ इलेक्शन की, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पर बड़ी अच्छी बात की, तो फिर हमें मेरे एक्शन से वो साबित होना चाहिए कि जो मैं बात करता हूँ या जो मैं सोच बता रहा हूँ अपनी, या प्रोग्राम बता रहा हूँ, वो रिफ्लेक्ट भी करता है मेरे कंडक्ट से, मेरे एक्शन से। जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, जितने भी इलेक्शन आए हैं, ज़िमनी इलेक्शन आए हैं या आज़ाद जम्मू कश्मीर के आए हैं या गिलगित बल्तिस्तान के आए हैं,
वो धांधली ज़्यादा। वहाँ इनको साबित करना चाहिए था, चाहे मैं हारूं या जीतूं, क्योंकि मैं एक चाहता हूं कि ऐसे इलेक्शन हो जो शफाफ हो, तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्शन हमें या वहाँ पे वो चीज़ इनके कंडक्ट और एक्शन से साबित हुई। दूसरा, अगर कंट्रोवर्शियल नहीं कहना, मुतनाज़ा इलेक्शन से बचना है, तो ज़रूरी है जो फ्री कैन हैं, इलेक्शन कमीशन हो या वो पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, उनका उन तमाम इस्लाहात पे राज़ी होना, उस पर कंसेंसस इत्तेफाक होना बहुत ज़रूरी है। अगर लेट्स परस्यूम कि ये जो काम करने जा रहे हैं वहाँ हम नहीं मानते, तो ये बलडोज करते हैं, पार्लियामेंट का इजलास बुला लेते हैं, अपनी अक्सरियत की वजह से बिल पास कर देते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है इलेक्शन कमीशन ने। इन्होंने तो होना नहीं, और उनके आज भी कुछ इतराज़ात में पड़े हैं, बड़े सॉलिड इतराज़ हैं। दूसरा, हम उसमें फ्रीक हैं, अगर हम ही नहीं मान रहे तो वो मुतनाज़ा या वो कंट्रोवर्सी जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं अपनी बयानात में, वो किस तरह बचेगा, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। ब्रेक के बाद वापस आते डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अमन साहब, आपने सुना राना साहब को, वो कह रहे हैं कि जी इस्लाहात वो होती है जिस पे तमाम फरीक मुत्तफिक हो। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहा है, ऐसे इंतखाबी इस्लाहात को कौन मानेगा। और साथ में नैब कवानीन में भी सर अपोजिशन का रगड़ा लगाने के बाद अब आप उसको उसके इख्तियारात को महदूद कर रहे हैं। सर लगता है कि वो जो सवाल उठाते बार बार अपोजिशन की नीयत का मामला है यहाँ पे। सर शायद साहब, जिस दिन से राना साहब ने ना शायद खाकान अब्बासी को वो एक बड़ा ताबड़तोड़ स्टेटमेंट दी थी, मैं तो इनको हूँ बड़ा फैन। कम ही लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज में इतना बड़ा स्टैंड लेते होते हैं। मैं तो इनका फोन है, इसलिए मैं तो कोई चीज़ों को डिनाई करने का अपना एक लॉजिक क्रिएट करूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो समझती है कि जो वो समझते हैं वही बेहतर है। हम पिछले 1.5 माह में 3 किस्म की हमने ना इश्यूज के ऊपर डिस्कशन की और रिफॉर्म लाने की कोशिश की, और तीनों के ऊपर जो है ना हमें ऑपोजिशन ने ना एक अपनी तरफ से कहा कि ये नहीं मान। हमने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से बिल लाए थे जिसपे इन्होंने ज्वाइंट सेशन के बाहर मीडिया के लोगों के साथ धरना दिया, फेयर एनफ। हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करने के लिए बात कर रहे थे, इन्होंने कहा जी नहीं, हम तो मशीन को मानते ही नहीं है अपनी जगह पे। अब नैब में के चेयरमैन और उसके अमेंडमेंट के हवाले से इश्यूज है तो उस पर डिस्कशन। आप इनके थोड़ा सा ना इनको थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करें। जो चीज अपोजिशन को सूट करती है वो तो उस पर मान जाते हैं, और जो सूट नहीं करती उस पर एतराज करते हैं। मैं सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करूं, हमने इन्हें कहा जी कि जी सेनेट के इलेक्शन में शो ऑफ हैंड कर दें। सबने कहा जी शो ऑफ हैंड कहां से आएगा जी, कानून में इजाजत ही नहीं, कानून की पासदारी, ये वो सारा कुछ शुरू कर दिया। उसी सेनेट के इलेक्शन में जब गिलानी साहब जीते हैं तो सारे धमाल डाल रहे थे, पूरी नून लीग, पीपल्स पार्टी, देखे नहीं जमहूरियत ने मार दिया, गवर्नमेंट को ये कर दिया। उसी सेनेट के इलेक्शन में 10 दिन बाद जब गिलानी साहब गिर जाते हैं, ओए हो देखा जी हमारे साथ धांधली होगी, वोट इधर हो गए, वोट उधर हो गए, फलाना हो गया। इसी तरह जब नौशहरा में हम हार जाते हैं तो ने कहा जी देखा नहीं, इसको कहते हैं नौशहरा में जाके हारा है। जब गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई जीत, और देखिए जी धांधली होगी वहां पे। सियालकोट को उठा लें, पहली दफा सियालकोट में हम हार गए, जनाबे वाला धुंध आ गई, ये हो गया, आरओज उठा लिए, उसी सियालकोट में 6 महीने बाहर गए, अब धांधली होगी। सो इनके अपने जो तजादात है ना वो कौम बड़े आराम से समझ रही है। जो चीज इनको सूट करती है वो तो है ठीक, जहां पे ये हार जाते हैं जो इनको सूट नहीं करती, देखिए जी गवर्नमेंट की नीयत खराब है, गवर्नमेंट मैलाफाइडी। इश्यू ये है कि हम चाहते हैं एंगेज करें इनको, लेकिन क्योंकि ये बायसनेस दिखाते हैं, ये उन एरियाज में काम करना चाहते हैं जो उनको सूट करे, ये पिक एंड चूज नहीं हो सकता। हम समझते हैं अल्लाह ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लोगों ने एक मैंडेट दिया है, जिस बात के ऊपर हम यहाँ पे आए हैं उसी पे एहतसाब भी करेंगे, हम रिफॉर्म्स भी लेके आएंगे, और हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है। अगर आप समझते हैं कि ज्वाइंट सेशन में जाके चीज अप्रूव कराना इलीगल है, खिलाफ कानून है, तो आप आए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। हम समझते हैं कानूनी हमारा जायज हक है, और जो हम समझते हैं हम उसको मुकम्मल करके जाएंगे। सर आपके कहने के ऊपर हमारा नैरेटिव नहीं बनने लगा। एक चीज और चीज बता दूं शिराज साहब, इनकी पार्टी का जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस वक्त तक ये फैसला नहीं कर पाए कि इनका वजीर आजम का कैंडिडेट कौन है। मरियम बीबी आज से 1 हफ्ता पहले स्टेटमेंट दे रही थी कि जी हम सोचेंगे कि हमारा कैंडिडेट कौन है, हम बैठ के फैसला करेंगे। उसके बाद हमजा यहाँ पे साउथ पंजाब में आके नारे भरवा रहा है कि मैं वजीर आला कैंडिडेट हूँ, मेरा बाप वजीर आजम है। ये चीज खलबली मचा रही है। आज अभी राणा साहब से पूछ लें कि मरियम बीबी ने 4 दिन पहले जो स्टेटमेंट दी है, 4 दिन पहले स्टेटमेंट दी है कि जी मैं इन इंस्टीट्यूशंस का नाम ले लेके लोगों का कहा है कि इनकी मैलाफाइडी की वजह से हम इलेक्शन हारे, क्या राणा साहब उसको ओन करेंगे? नहीं।
क्योंकि राणा साहब बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राणा साहब, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, एक तो बता दीजिएगा अगर नून लीग जीतते हो तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, और दूसरा इदारों को इस तरह सर ब्लेम करना, और थर्डली क्या इस कैंपेन में अब दोबारा पीपल्स पार्टी को भी साथ लेके चलेंगे या फिर अगेन पीडीएम उनके बगैर चलेगी? क्विकली सर। मेरी बात सुनिए, एक तो मैं आपको बात बताऊं, ये जो बात करें, जितने ने लॉस की बात की, आप मुझे बताएं जो मीडिया के मतलब इनका लॉ है, उसको दुनिया में जितने भी आपके रिलेटेड अदारे हैं मीडिया के साथ, जर्नलिज्म के साथ, वो किस नज़र से देख रहे हैं? क्या आपके अपना जो शोबा है उसमें जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, वो किस तरह देख रही है? क्या आपने उनके साथ बैठ के फिर बातचीत शुरू नहीं की फाइनली उन्हीं लोगों के साथ उस पर? क्या जो नैब का चेयरमैन का जो आपने किया है, क्या ये मेलाफाइडी नहीं है? ये आपने एक एंगल से नहीं किया, आपने एक ऐसा काम कर दिया है कि जिससे वो स्पिरिट ही ख़त्म हो गई है उस लॉ की, कि जब किसी चेयरमैन नैब को ये होगा मैंने एक्सटेंशन लेनी है, मैंने रीअपॉइंटमेंट होना है, तो उसका वो ख़त्म हो जाए, वो पर्पजली रखा गया था। तीसरी बात मेरी सुन ले, जो इलेक्शन की बात है राणा साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वरना डिस्कशन को आगे बढ़ाते, मैं दोनों मेहमानों का सर शुक्रिया अदा कर, वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन आज तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।